जादुई जल परी। बहुत समय पहले की बात है। सागर के तट के समीप एक छोटा सा राज्य था। सागर के चारों तरफ सुगंधित फूल खिले हुए थे और वहाँ तरह तरह के पशु पक्षी विहार करने आते थे। उसी सागर में बहुत सारी जलपरियां रहा करती थीं। जब आधी रात होती तो वे जलपरियां सागर से बाहर निकलती और मीठे स्वर में गाना गाती। उनके मीठे स्वर सागर के चारों तरफ गूंज उठते थे। उन्हीं जलपरियों में एक जलपरी जिसका नाम स्वरा था। वह बहुत ही सुंदर थी और उसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां थीं। वह बहुत ही मीठा गाना गाती थी। जलपरी स्वरा अपनी जादुई शक्तियों से लोगों की मदद करती थी। एक दिन जलपरी स्वरा को उसी सागर के किनारे एक मछुआरा दिखा जो मछली पकड़ने के लिए बहुत देर से सागर के किनारे बैठा हुआ था, पर एक भी मछली उसकी जाल में नहीं फंसती क्योंकि मछुआरे के जाल में एक बड़ा सा छेद था। फिर जलपरी स्वरा मछुआरे के पास आती है और अपनी जादुई शक्ति से उसके जाल में हुए छेद को सही करती है। यह सब देखकर मछुआरा बहुत खुश होता है। इसके बाद जब भी मछुआरा जाल सागर में डालता, उसमें बहुत सारी मछलियां बाहर आने लगती। एक दिन जब सारी जलपरियां सागर से बाहर आती हैं और गाना गाने लगती हैं, तभी स्वरा जलपरी को घूमने की इच्छा होती है। फिर वह अकेले घूमने निकल जाती है। घूमते घूमते वह एक जंगल के समीप पहुंचती है। वहां एक सुंदर राजकुमार को देखती है जो कि शिकार खेलते वक्त किसी शेर के हमले से घायल हुआ रहता है और बेहोश होकर जमीन पर पड़ा रहता है। जलपरी स्वरा अपना वेश बदलकर राजकुमार के पास जाती है और अपनी जादुई शक्ति से उसके सारे घाव सही कर देती है। फिर राजकुमार को होश आ जाता है और वह उठकर खड़ा हो जाता है। आप कौन है? आपने सब कैसे किया? जैसा कि जलपरी स्वरा अपना वेश बदलकर राजकुमार के सामने आई रहती है और वह राजकुमार को अपने बारे में नहीं बताना चाहती है। मेरा नाम स्वरा है। मैं तो नदी से पानी लेकर आ रही थी, तभी मैंने आपको यहाँ बेहोश हालत में देखा। फिर मैंने आपके चेहरे पर जैसे ही पानी की छींटे डाले, आपको होश आ गया। राजकुमार स्वरा को धन्यवाद कहता है और अपने राज्य चला जाता है। जलपरी स्वरा को राजकुमार पसंद आ जाता है। फिर वह रोज राजकुमार से मिलने आती है। एक दिन जब राजकुमार से मिलकर आ रही थी, तभी जलपरियों की रानी उसको देख लेती है। जलपरियों की रानी का नाम कल्याणी होता है। स्वरा, तुम रोज कहाँ जाती हो? कुछ दूर पर एक महल है जहाँ एक बहुत ही सुंदर राजकुमार रहता है। उसी से मिलने में जाया करती हूँ। मुझे राजकुमार बहुत ही पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। रानी कल्याणी: हम परियां मानव जाति से शादी नहीं कर सकते। मानव जाति बहुत ही स्वार्थी और लालची होती है। दूसरों को दुख देने के अलावा वे कभी भी कुछ नहीं दे सकते। तुम यह ख्याल अपने मन से निकाल दो। परी माँ, आप किसी से मिले बिना उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? यह भी तो हो सकता है कि वो राजकुमार वैसा ना हो। स्वरा, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ और तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। किसके बारे में क्या सोचना है, यह तुम मुझे मत बताओ और यह शादी की बातें अपने मन से निकाल दो। लेकिन स्वरा रानी कल्याणी की बातें नहीं मानती और वह अपनी जिद पर अड़ जाती है। फिर रानी कल्याणी गुस्से में आ जाती है और स्वरा को अपनी बात ना मानने के लिए श्राप देती है। स्वरा, मैं तुम्हें तुम्हारे इस दुर्व्यवहार के लिए श्राप देती हूँ कि आज से तुम्हारी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएं और तुम्हारी शक्तियाँ तभी वापस आएंगी जब वह राजकुमार तुमसे सचमुच में प्यार करने लगेगा और तुम्हें अपने गले से लगाएगा। जलपरी कल्याणी के ऐसा कहते ही जलपरी स्वरा की सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और वह एक साधारण लड़की की तरह दिखने लगती है। स्वरा बहुत ही उदास होती है और सागर के पास बैठकर रोने लगती है। जैसा कि रानी ने मुझे श्राप दिया है कि वह राजकुमार जब मुझे सचमुच में खुद से प्यार करने लगेगा
और गले लगाएगा तभी मेरी सारी शक्तियाँ वापस आएंगी। तो फिर ये कैसे संभव है? क्योंकि राजकुमार तो बड़े से महल में रहता है और मैं तो अब साधारण लड़की हूँ। मेरे पास अब कोई भी जादुई शक्ति नहीं है जिससे मैं राजकुमार से मिल पाऊँ। उसी सागर के पास एक आम के पेड़ पर बैठा एक तोता यह सब देख रहा था। वह बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। फिर वह स्वरा के पास जाता है। जलपरी, आप मत रोइए। तुम कौन हो? मेरा नाम मिट्ठू है और अभी आपके साथ जो कुछ हुआ, मैं इस आम के पेड़ पर बैठकर सब कुछ देख रहा था। क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? तुम मेरी सहायता कैसे करोगे? मैं आपको राजकुमार से मिलवाने के लिए कुछ सोचता हूँ। फिर तोता मिट्ठू के दिमाग में एक तरकीब आती है और वह स्वरा के कान के पास जाकर तरकीब के बारे में बताता है। स्वरा को भी मिट्ठू की तरकीब सही लगती है। फिर स्वरा एक तोता बेचने वाली का भेष बनाती है और अपने साथ मिट्ठू और उसके दोस्तों को ले लेती है और फिर वह महल में तोता बेचने के लिए जाती है। महल में सुंदर सुंदर तोते देखकर राजकुमार बहुत खुश होता है और उसको तोता मिट्ठू बहुत पसंद आता है और वह मिट्ठू को ले लेता है। जैसा कि तोता मिट्ठू बहुत ही चालाक रहता है, तो जब कभी राजकुमार संकट में होता तो मिट्ठू उसका कुछ न कुछ हल निकाल ही देता था, जिससे राजकुमार मिट्ठू को हमेशा अपने पास ही रखता और उससे राय मशवरा भी लेता था। एक दिन रात को मिट्ठू राजकुमार के पास जाता है। राजकुमार, क्यों ना आज थोड़ा बाहर की खुली हवाओं में बैठा जाए? ठीक है मिट्ठू, चलो हम कहीं बाहर बैठते हैं। मिट्ठू राजकुमार को लेकर उसी सागर के पास जाता है जहाँ जलपरियां बैठी थी। जब राजकुमार वहाँ पहुँचता है तो उसे मीठी और सुरीली आवाज सुनाई देती है। तभी अचानक राजकुमार की नजर स्वरा पर पड़ती है, जो तालाब के पास बैठकर सुरीली आवाज में गाना गाती रहती है। फिर राजकुमार स्वरा के पास जाता है। आपकी आवाज तो बहुत मीठी है, मन करता है यहीं बैठकर आपके गाने को सुनते ही रहूं। आपकी गाने सुनकर मेरा मन आनंदित हो उठा है। क्या आप यहाँ गाना गाने रोज आती हैं? हाँ, मैं यहाँ गाने के लिए रोज आती हूँ। फिर तो अच्छा है, मुझे आपके गाने रोज सुनने को मिलेंगे। उस दिन के बाद राजकुमार गौतम मिट्ठू के साथ रोज रात को स्वरा के गाने सुनने के लिए सागर के पास जाया करता था और स्वरा से बहुत सारी बातें करता था। स्वरा के गाने से प्रभावित होकर राजकुमार गौतम स्वरा को मन ही मन चाहने लगा था। एक दिन एक बुढ़िया राजा के महल से होकर गुजर रही थी। तभी उसकी नजर राजकुमार के तोते पर पड़ती है। वह देखती है कि राजकुमार तोते से राज्य के कामकाज के बारे में मशवरा ले रहा है। बुढ़िया बहुत ही आश्चर्य में पड़ती है कि ये तोता तो बहुत ही बुद्धिमान है। एक दिन बुढ़िया महल से तोते को चुरा कर ले आती है। बुढ़िया के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ रहती हैं, जिससे वह तोते को एक जादुई पिंजरे में बंद कर देती है और उससे अपने गलत काम करवाने लगती है। जब राजकुमार तोते को महल में नहीं पाता तो वह बहुत निराश और दुखी हो जाता है। फिर वह स्वरा के पास जाता है। क्या हुआ राजकुमार, आप बहुत दुखी लग रहे हैं। राजकुमार स्वरा से तोते के बारे में सब कुछ बताता है। राजकुमार गौतम दुखी होकर स्वरा के गले से लग जाता है। जैसे ही वह स्वरा के गले लगता है, तभी स्वरा अचानक एक जलपरी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह देखकर राजकुमार गौतम बहुत चकित हो जाता है। स्वरा, ये सब क्या हो रहा है? अचानक तुम एक जलपरी में कैसे बदल गई? फिर जलपरी स्वरा राजकुमार गौतम से सारी बातें बताती है। जलपरियों की रानी ने मुझे श्राप दिया था कि जब वह राजकुमार तुम्हें सचमुच में चाहने लगेगा और तुम्हें अपने गले से लगाएगा, तब जाकर तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। फिर तो तुम्हें मुझे पाने के लिए बहुत सारे संकट झेलने पड़े। इतना कहते हुए राजकुमार गौतम जलपरी स्वरा को
फिर से अपने गले लगा लेता है। मगर अब हमें मिट्ठू को अवश्य ढूंढना चाहिए। फिर जलपरी स्वरा अपनी जादुई शक्तियों से उस बुढ़िया का पता लगा लेती है और वह वहाँ जाती है जहाँ उसने मिट्ठू को कैद करके रखा होता है। जब जलपरी स्वरा मिट्ठू को एक जादुई पिंजरे में देखती है, फिर वह अपनी शक्तियों से मिट्ठू को पिंजरे से आजाद कर देती है। अब जलपरी स्वरा, राजकुमार और मिट्ठू खुशी खुशी महल में रहने लगते हैं। जादुई सिलेंडर। आलोक ने जमींदार यशवंत सिंह के खेत की सिंचाई कर दी और वह उनके दरवाजे पर पहुंच गया। बाबू साहब, आपके सारे खेतों की सिंचाई पूरी हो गई है। अब आप आज्ञा दे तो मैं जंगल से कुछ लकड़ियां काट लूं ताकि घर का चूल्हा जल सके। अरे, तुम लकड़ियां काटोगे फिर घर लेकर जाओगे, तब चूल्हा जलेगा, फिर खाना बनने में तो बहुत देर हो जाएगी। बाबू साहब, गरीब का चूल्हा इसी तरह देर सवेर जलता है। बरसात के मौसम में दिक्कत ज्यादा होती है। पहले से ही सूखी लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ता है। चूल्हे का धुआं तो बड़ा नुकसान करता है। हुजूर, घरवाली को आदत पड़ गई है, आंखें बंद करके फूंक देती है, चूल्हा जल जाता है। कभी कभी जब उसे खांसी आने लगती है तो तब मैं भी चूल्हा फूंकने में उसकी मदद कर देता हूँ। आलोक, रुक जाओ, मेरे पास 2 गैस चूल्हे और सिलेंडर भी है। एक चूल्हा और सिलेंडर तुम अभी लेकर जाओ। गैस चूल्हे पर खाना बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें यह गैस चूल्हा और सिलेंडर दे रहा हूँ। हुजूर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप बड़े दयालु हैं। आलोक गैस चूल्हा और सिलेंडर लेकर अपने घर चला गया। उसकी पत्नी श्वेता बहुत खुश हो गई। उसका खाना बनाना आरामदायक और आसान हो गया। उनका जीवन इसी तरह बीत रहा था। एक दिन सिलेंडर की गैस खत्म हो गई। जमींदार ने गैस सिलेंडर भरवाने के लिए आलोक को रुपए उधार दे दिए। वह रुपए लेकर साइकिल से बाजार गया और भरा हुआ गैस सिलेंडर लेकर घर की तरफ आने लगा। उसे रास्ते में नदी के पुल पर एक बुजुर्ग दादा दिखाई पड़े। दादा, आइए, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा देता हूं। सिलेंडर पीछे रखा हुआ है, आप आगे बैठ जाइए। बेटा, मैं आगे नहीं बैठ पाऊंगा, तुम चले जाओ, मैं धीरे धीरे जाऊंगा। दादाजी, मैं आपको घर अवश्य पहुंचाऊंगा, साइकिल पर पीछे बिठाकर पहुंचाऊंगा। आलोक जैसे ही साइकिल के पीछे से सिलेंडर उतारने लगा, वह सिलेंडर नीचे गिर गया और लुढ़कते हुए पुल पर से नीचे नदी में चला गया। अरे बाप रे, गई भैंस पानी में। अब तो घरवाली को चूल्हा ही फूंकना पड़ेगा। जमींदार साहब ने उधार रुपए दिए थे, लेकिन मेरी लापरवाही से भरा हुआ सिलेंडर पानी में चला गया। बेटा, यह मेरी वजह से ही हुआ। यदि मैं तुम्हें ना मिलता तो यह घटना ना घटती। नहीं नहीं दादाजी, अपने लापरवाही का ठिकरा मैं दूसरे के सर पर नहीं फोड़ सकता। चलिए, जो हुआ सो हुआ, आपको मैं ले चलता हूँ। आप कौन से गांव जाएंगे? बेटा, घर बीच में ही पड़ता है, मैं बताऊंगा, वही उतार देना। आलोक दादाजी को साइकिल के पीछे बिठाकर चल पड़ा और कुछ दूर जाने के बाद दादाजी ने रुकने का इशारा किया। बेटा, मुझे यही उतार दो, मैं पास में ही रहता हूँ, चले जाऊंगा। आलोक दादाजी को उतारकर साइकिल पर बैठकर अपने घर की ओर चल पड़ा। वह जैसे ही घर पहुंचा, सामने उसकी पत्नी श्वेता इंतजार ही कर रही थी। अच्छा हुआ, भरा हुआ गैस सिलेंडर लेकर आ गए आप। अब मैं झट से खाना बना दूंगी। अरे क्या बताऊं श्वेता, आज। इतना कहते कहते आलोक की नजर जैसे ही साइकिल के पीछे गई तो गैस सिलेंडर देखकर वह हैरान हो गया। अरे, ये गैस सिलेंडर कहाँ से आ गया? आपने भांग तो नहीं पी ली है? आप स्वयं यह सिलेंडर लेकर गए थे और भरा हुआ सिलेंडर लेकर आ गए और मुझसे कह रहे हैं कि यह कहां से आ गया? अरे, वो गैस सिलेंडर तो नदी में गिर गया था, फिर यहाँ कैसे आ गया? आलोक ने रास्ते में हुई घटना के बारे में श्वेता को बताया और वह भी आश्चर्य में पड़ गई। आलोक ने वह सिलेंडर लगा दिया और आश्चर्य की बात, खाना झटपट तैयार हो गया। उससे बड़ा आश्चर्य यह हुआ कि हर प्रकार के व्यंजन रसोई घर में सज गए। हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है?
आप कोई जादू तो नहीं कर रहे हो? मैंने तो चूल्हे पर सिर्फ दाल चावल चढ़ाया था। अब इतने सारे व्यंजन कहाँ से आ गए? मैं तो इनका नाम भी नहीं जानती। हे प्रभु, यह कैसी लीला है? मेरा दिमाग चकरा रहा है। मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। हर व्यंजन की सुंदरता मेरा दिल लुभा रही है। खाने की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। ठीक है, खाना परोसती हूँ, खाइए और इसका स्वाद बताइए। श्वेता ने खाना परोस दिया और आलोक ने जब पहला निवाला मुंह में डाला तो उसके मुंह से वाह वाह निकल पड़ा। वाह, क्या स्वाद है! दिल बाग बाग हो गया। सुनिए जी, ऐसा लगता है कि राह में बूढ़े दादा के रूप में भगवान आपसे मिलने आए थे। उनके चमत्कार से ही वह पुराना सिलेंडर पानी में लुढ़क गया और यह जादुई सिलेंडर हमें मिल गया। श्वेता उस दिन से सिलेंडर से खाने के बारे में जो भी कहती और जितनी मात्रा में बताती, वह सारे व्यंजन रसोई के बर्तनों में आ जाते। इस तरह सालों बीत गए और सिलेंडर की गैस कभी खत्म नहीं हुई। एक बार बहुत तेज बारिश हुई, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। बाढ़ आ गई थी। आलोक का घर भी पानी की चपेट में आ गया। आलोक और श्वेता को अपनी जान बचाने के लिए घर से ऊंचे भाग की तरफ भागना पड़ा। आलोक का पूरा घर बाढ़ की भेंट चढ़ चुका था। 2 दिन के बाद पानी जब कम हुआ तब आलोक के घर की जगह सिर्फ एक पत्थर की सिल दिखाई दे रही थी। घर और सारा सामान नष्ट हो चुका था। श्वेता, हम तो पूरी तरह से लुट गए, बर्बाद हो गए। अब तो घर और सामान के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। ऐसी तबाही की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। आलोक ने थोड़े फल तोड़े, वही खाकर संतोष किया। वह जंगल की तरफ निकल पड़ा। आलोक मन ही मन सोचने लगा कि घर के साथ साथ चमत्कारी सिलेंडर भी चला गया। इतने में उसकी नजर कीचड़ में पड़ी हुई लाल रंग की चीज पर पड़ गई। उसने कुछ पास में जाकर देखा तो वह उसका जादुई सिलेंडर ही था। आलोक ने उसे उठा लिया और अपने उजड़े हुए घर की तरफ ले गया। अचानक सिलेंडर में चमक आ गई। आलोक और श्वेता ने देखा कि उनका एक सुंदर घर तैयार हो गया है। वह सिलेंडर लेकर जब अंदर गए तो वहाँ का वैभव देखकर दंग रह गए। सारा सामान सजा हुआ था। एक बक्से में सोना, चांदी, रुपया, पैसा सब भरा हुआ था। उन्होंने किचन में जैसे ही सिलेंडर को रखा, तुरंत व्यंजन भी तैयार हो गए और उनके सामने आ गए। श्वेता, सब लुट जाने के बाद भी हमारे प्यारे जादुई सिलेंडर ने हमें धन धान्य से आबाद कर दिया। आलोक और श्वेता ने अपने प्यारे जादुई सिलेंडर को गले से लगाकर चूम लिया।